नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर जो 16 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रकाश एवं छाया। तो दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने दिए थे, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने बताए थे। तो दोस्तों चलो इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं पहले, फिर जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? तो अपारदर्शी कौन सी है? कांच, पानी, मिट्टी का तेल और लकड़ी। तो अपारदर्शी कौन सी होगी? जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो वो हो जाएगी हमारी लकड़ी। प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है, जो कृत्रिम स्रोत है देखो, प्राकृतिक कौन से हैं? सूर्य प्राकृतिक, चंद्रमा प्राकृतिक, तारे प्राकृतिक, क्योंकि ये प्रकृति के हिस्से हैं सभी। लेकिन जो कृत्रिम कौन है? कृत्रिम स्रोत है वो हमारा होगा मोमबत्ती। इसको मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है, मशीनों के द्वारा। फिर है चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा को। जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर है छाया निर्माण के लिए आवश्यक है। तो छाया निर्माण के लिए आवश्यक क्या क्या है दोस्तों? प्रकाश स्रोत है, अपारदर्शी वस्तु भी है और पर्दा भी है। तो दोस्तों ये तीनों क्या हैं? तीनों ही छाया बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे जो 4 क्वेश्चन हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी कितने आंसर हैं क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, वायु, जल व मृदा, एयर, वाटर एंड सोइल। तो दोस्तों इसके अध्ययन बिंदु देख लेते हैं। वायु एवं वायु के घटक, वायु के उपयोग, जल चक्र, जल संग्रहण, मृदा एवं मृदा के प्रकार। ठीक दोस्तों, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, लगभग 99% चांस होते हैं इनमें से वायु के जो घटक होते हैं इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, और मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक है अपना वायु एवं वायु के घटक। आपने प्रायः पेड़ पौधों की पत्तियों और टहनियों को हिलते हुए, कागज़ के टुकड़े, तिनके और घरों में सूखते हुए कपड़ों को इधर उधर उड़ते हुए देखा होगा। पत्तियों और टहनियों को कौन हिलाता है? तिनके और कागज़ को कौन उड़ाता है? ये सभी क्रियाएं वायु के कारण होती है। वायु क्या है? आओ जानकारी करें। वायु अर्थात हवा गैसों का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, किसका मिश्रण है? गैसों का। वायु रंगहीन, गंधहीन और क्या होती है? स्वादहीन होती है। ये क्या है? वायु के गुण है। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत होती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये है फिर वायु के घटक। देखो, वायु के घटक हैं, वायु में एक से अधिक पदार्थ हैं, इन्हें अवयव या घटक कहते हैं। तो वायु के घटक कौन कौन से हैं, आओ जानकारी करें। ठीक दोस्तों, जो वायु के घटक हैं कौन कौन से हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। जलवाष्प और ऑक्सीजन। देखो, जब वातावरण की वायु किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर ठंडी सतह पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। तो वायु का घटक ये क्या हो जाता है? जल वाष्प। जो अगला घटक है वो हमारा क्या है? ऑक्सीजन। अगला घटक क्या है? ऑक्सीजन। इसको समझने के लिए गतिविधि दे रखी है। एक पात्र लेकर उसे 1/4 जल से भर दीजिए। पात्र के बीच में जलती हुई मोमबत्ती लगाकर उसे एक कांच के गिलास से चित्रानुसार ढक दीजिए। गिलास में पानी के स्तर को तत्काल अंकित कर लीजिए। ठीक दोस्तों, ये है अपना जो प्रैक्टिकल है वो दिखाया गया है। अब देखो, कुछ समय पश्चात मोमबत्ती व गिलास में जल के स्तर का अवलोकन कीजिए। मोमबत्ती बुझ जाती है एवं
गिलास में जल का स्तर बढ़ जाता है। इस तरह से देखो यहाँ पर तो क्या है, जो जल का स्तर है वो तो जो जल का स्तर है वो सीधा है। और फिर क्या होगा, जब मोमबत्ती बुझ जाएगी उसके बाद में क्या होता है, जो जल का स्तर है वो पात्र में तो थोड़ा नीचे रहता है और गिलास में क्या होता है, गिलास में थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है। जैसा सेकंड चित्र में दिखाया गया दोस्तों, इनमें देखना क्या अंतर है। इसमें स्पष्ट रूप से जो अंतर है वो दिखाई दे रहा है। फिर देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कि जल का स्तर गिलास में बढ़ क्यों जाता है। देखो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। गिलास की ऑक्सीजन गैस का उपयोग मोमबत्ती के जलने में होता है। गिलास की समस्त ऑक्सीजन गैस का मोमबत्ती के जलने में उपयोग हो जाने के पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है तथा ऑक्सीजन गैस का रिक्त स्थान जल द्वारा लिए जाने से पात्र में जल का स्तर बढ़ जाता है। ठीक दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा कि देखो जो गिलास है, गिलास की ऑक्सीजन क्या कार्य करती है, जो गिलास में जो ऑक्सीजन होती है पहले वो कार्य करती है मोमबत्ती को जलाने में। ठीक है, फिर जो गिलास की पूरी जो ऑक्सीजन होती है, जो गिलास में जो ऑक्सीजन होती है पूरी की पूरी वो मोमबत्ती की जलने में पूरी क्या हो जाती है, उपयोग हो जाती है। जब पूरी ऑक्सीजन जो गिलास की जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का रिक्त स्थान किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है दोस्तों, जल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इसी कारण से वो क्या होता है, जल का स्तर बढ़ जाता है। फिर क्या हुआ, अतः वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। तो हमें इससे पता चलता है कि वायु का एक अवयव कौन है, ऑक्सीजन भी है, जो वायु की कुल मात्रा का लगभग 21% है। ये देखो दोस्तों, ये बात मैं आपके सामने करने वाला था। कौन सी बात है, देखो इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से है, क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी इसकी पूछे जाने की संभावना होती है कि ऑक्सीजन प्रकृति में कितने प्रतिशत पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 21%। ठीक दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना इसको। फिर है नाइट्रोजन। उपर्युक्त प्रयोग में मोमबत्ती का बुझना यह दर्शाता है कि गिलास में वायु का एक बड़ा घटक है जो जलने में सहायक नहीं होता है। ठीक दोस्तों, अब देखो जो मोमबत्ती जल रही थी वो किसके कारण जल रही थी, ऑक्सीजन के कारण। तो उसके लिए कौन सी गैस काम आ रही थी, ऑक्सीजन गैस। अब क्या हुआ, अब जो गिलास के अंदर जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है, मतलब अब उसको बुझाने में भी जो गैस है वो सहायक है। ठीक दोस्तों, उसको बुझाने के लिए भी गैस सहायक है, तो वो गैस कौन सी होगी, ठीक है, यानी उसको जलने में सहायता नहीं कर रहा है तो वो कौन सी होगी, यह घटक नाइट्रोजन है। तो यह घटक कौन सा है दोस्तों, यह नाइट्रोजन है, जो वायु की कुल मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत है, 78%। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन बन गए हैं, ये भी आया हुआ है दोस्तों और ये भी आया हुआ है। ये तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत। फिर है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। पादप एवं जंतु श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ते हैं। इसी प्रकार कई वस्तुएं जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ती हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु का घटक है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा चौथा घटक है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला कौन सा हो गया, पहला तो हमारा है वो जलवाष्प, फिर कौन सी है, ऑक्सीजन, फिर कौन सी हो गई, नाइट्रोजन, फिर चौथी नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये जो सभी पॉइंट हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से वायु का घटक नहीं है। ठीक दोस्तों, तो 3 तो उनमें से जो घटक हैं वो होंगे, इनमें से एक वो आपको थोड़ा अलग दे देगा। तो आपको ये सभी जो घटक है सभी याद होंगे, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो देखो वायु की कुल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03% होती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। धूल तथा धुआं, जो अपना वायु का घटक है 5वां, धूल है और कौन है, धुआं।
ईंधन एवं पदार्थों का दहन करने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस व सूक्ष्म कण होते हैं। जब आप आंधी में चलते हैं तो आपके चेहरे पर छोटे छोटे धूल के कण टकराते हैं, अतः वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा अन्य गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है। इन गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट लाइन है पूरी, ये जो पूरा दिया गया है पूरा ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखो, वायु में ऑक्सीजन तो होती है 21, नाइट्रोजन 78, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.03 होती है। और इसके अलावा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है CO, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं वायु के घटक। ठीक है दोस्तों, ये सभी गैसें हैं वायु की घटक होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो ये सभी होती हैं वायु की घटक। और इन गैसों का एक क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। देखो ये अनुपात क्या दिखा रखा है, हाँ ये भी पूछा गया, इम्पोर्टेंट सारणी है दोस्तों ये, इसको अच्छे से याद कर लेना। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें कितनी होती है 0.97%। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी टेबल है, सारणी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अन्य गैसों का निश्चित अनुपात होता है, जिन्हें वायु के घटक कहते हैं। वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। ठीक दोस्तों, वायु के गुण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। वायु स्थान घेरती है, उसमें भार होता है तथा दाब डालती है। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। आजकल थोड़े क्वेश्चन हट के पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से वायु का गुण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वायु का गुण देखो, वायु रंगीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है, तो 3 तो ये हो गए। स्थान घेरती है 4, भार होता है 5 और दाब डालती है 6, तो ये 6 गुण हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी गुण आपको याद होने चाहिए। देखो, वायु स्थान घेरती है, ये टॉपिक इसको समझेंगे थोड़ा सा। गतिविधि नंबर 2, कांच का एक गिलास लीजिए। यह गिलास पूर्ण रूप से खाली है। क्या यह पूर्ण रूप से खाली है या इसमें कुछ है? आओ जानकारी करें। कांच के एक खाली गिलास को पानी से भरे पात्र में उल्टा कीजिए। ये प्रयोग आप सभी ने किया है दोस्तों लगभग। गिलास को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या पानी गिलास के अंदर प्रवेश करता है? अब गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, क्या अब पानी गिलास में प्रवेश करता है? क्या आपको गिलास में से कुछ बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं? अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि गिलास के अंदर क्या था। गिलास में वायु उपस्थित थी, जिसके कारण बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई दिए और वायु के निकलने से गिलास में खाली हुए भाग में पानी भर जाता है, अतः वायु स्थान घेरती है। तो ये बात हमारे यहाँ पर क्या हो गई, सिद्ध हो गई, प्रूफ हो गई कि वायु स्थान घेरती है। ठीक दोस्तों, जैसे ही इस प्रयोग में क्या किया गया है कि गिलास है उसको सीधा पानी में डुबोया गया है, तो क्या बुलबुले उठते हैं? नहीं उठते। क्यों? क्योंकि वायु गिलास है उसके अंदर पूरी वायु भरी है, उसमें स्थान ही नहीं है। फिर क्या होगा, इसको जैसे ही तिरछा करेंगे तो वायु बाहर निकल जाएगी, और वायु बाहर निकल जाएगी तो जो गिलास है उसमें खाली स्थान बच जाएगा, खाली स्पेस हो जाएगा। तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर पानी चला जाएगा गिलास के अंदर। फिर है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैसें कैसे प्रतिस्थापित होती है। जंतु व पौधे श्वसन में ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ये आप सभी को मालूम है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब जंतु है, ठीक है दोस्तों, जंतु है और जो पेड़ पौधे हैं उनकी श्वसन क्रिया उल्टी होती है।
हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो तो ऑक्सीजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उक्त दोनों क्रियाओं के साथ साथ चलने से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अनुपात निश्चित रहता है। अतः पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। जितनी हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता है उतनी ही पेड़ पौधों को हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो पेड़ पौधों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। फिर है वायु के उपयोग। वायु वस्तुओं के जलने में सहायक है। वायु जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। वायु नावों को चलाने, पैराशूट, ग्लाइडर तथा हवाई जहाज़ को उड़ाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ आयु वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु फूलों के परागकण में सहायक है। यह बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायक है। वायु बादल बनने तथा बादलों की गति के लिए आवश्यक है। वायु की सहायता से पवन चक्की चलती है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ये सभी क्या है, वायु के उपयोग। फिर है पवन चक्की। पवन चक्की को समझने का प्रयास करते हैं। पवन चक्की एक विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, जो पवन चक्कियों की पंखुड़ियों को घुमाने में सहायक होती है। पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने तथा विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। एकल पवन चक्की बहुत कम विद्युत उत्पन्न करती है, अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्की लगाई जाती है। इसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ जिलों में पवन चक्की का उपयोग होता है। ठीक दोस्तों, तो पवन चक्की हमारी क्या काम आती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। ठीक दोस्तों, इससे विद्युत प्राप्त की जाती है। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जल। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है हमारी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है। जो 3/4 भाग कितना होता है, 75%। कितना हो गया, 75%। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है और 3/4 भाग इस तरह से भी, दोनों आपको याद होने चाहिए। एक ही बात है, 75% या 3/4 भाग। परंतु क्या सारा जल स्रोतों से प्राप्त जल हमारे पीने योग्य है। तो दोस्तों ये जो 3/4 भाग है, 70%, क्या पूरा हमारे पीने योग्य है। क्या हम समुद्र के खारे जल को पी सकते हैं। आपके मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि कभी पृथ्वी का जल ख़त्म हो जाए तो हम क्या करेंगे। आइए जल के बारे में जानकारी करें। हम कितने जल का उपयोग करते हैं। गतिविधि नंबर 3, आप उन सभी दैनिक कार्यों की सूची बनाइए जिसमें जल का उपयोग होता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हर काम में क्या होता है, जल का उपयोग होता है। आज जल के बिना हम कुछ भी सोच भी नहीं सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए कि खाना बनाने, कपड़े धोने, सफाई करने, पेड़ पौधों को जल पिलाने, पीने तथा अन्य कार्यों में जल की कितनी मात्रा का उपयोग होता है। अब आप पता लगाइए कि आपके परिवार में प्रतिदिन कितने जल का उपयोग होता है। आपके परिवार के सदस्यों की संख्या का कुल उपभोग जल में भाग देकर गणना कीजिए कि प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिदिन कितने जल का उपभोग होता है। आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं और आपके गांव या शहर के लिए वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी, पता लगाइए। ठीक दोस्तों, फिर है देखो जल के स्रोत। प्रकृति में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप अपने आसपास जल के स्रोतों का अवलोकन कीजिए। घरों में जल प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, जबकि इन सभी का स्रोत समुद्र, नदी, झील, हैंडपंप, कुआं, बावड़ी या टाँका आदि है। यह जल पीने योग्य है या नहीं, आइए पता लगाएं। समुद्र व महासागर का जल नमक के कारण खारा होता है। किसके कारण खारा होता है दोस्तों, नमक के कारण खारा होता है। परंतु यह जल पीने योग्य नहीं है। अतः स्रोतों जैसे बावड़ी, झील, नदी, झरनों,
ट्यूबवेल, हैंडपंप से प्राप्त जल पीने योग्य है, परंतु इसकी मात्रा पृथ्वी पर बहुत कम है। अतः हमें जल का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मितव्ययता से मतलब इसका उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। जल के अवयव, तो जल का देखो सूत्र क्या है, जल का सूत्र होता है H2O। यह हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव्य होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो, अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लो। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? द्रव का उबलना, यानी जल का उबलना। जल कब उबलेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जल का हिमांक यानी जो जल होता है वो बर्फ़ कब बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, जब क्या हो जाता है, जल है वो बर्फ़ बन जाता है। जल जब ठंडा होने पर बर्फ़ ठोस अवस्था बनाता है तो बर्फ़ का घनत्व कम हो जाता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। देखो जो जल होता है एक बर्फ़ होती है, दिखने में ऐसे लगता है कि जो बर्फ़ होती है उसका घनत्व अधिक होता है, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि बर्फ़ का तो घनत्व होता है कम और जल का घनत्व होता है अधिक। इसी कारण से क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार ये कि जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो पानी की सतह पर तैरते हैं ना, तो किस कारण से तैरते हैं? ये घनत्व का प्रभाव होता है कि पानी का घनत्व है, जो बर्फ़ है बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण से बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। ये देखो इसमें गतिविधि दे भी रखी है। देखो कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालिए, गिलास को लगभग जल से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि बर्फ़ का घनत्व कम होने के कारण टुकड़े जल के ऊपर तैरते हैं। किस कारण से? बर्फ़ का घनत्व कम होने के कारण। फिर है देखो विलायक के रूप में जो जल का प्रयोग है वो, गर्मी में आपके घर मेहमान आते हैं, आपकी माताजी शरबत बनाती है, शरबत कैसे बनता है आओ जानकारी करें। गतिविधि नंबर 5, कांच की एक गिलास में जल लीजिए तथा 1 चम्मच शक्कर व नींबू का रस मिलाकर हिलाइए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण जल में घुल जाते हैं, अतः शक्कर जल में पूर्ण विलय है। शक्कर जल में क्या है? पूर्ण रूप से विलय है। इसी प्रकार जल में ऑक्सीजन भी क्या है? घुलनशील। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जल में ऑक्सीजन क्या होती है? घुलनशील होती है। ठीक दोस्तों, ऑक्सीजन का गुण है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है? जल में घुलनशील होती है, जिससे जलीय जीव जंतु श्वसन क्रिया करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्वत्रिक विलायक का उदाहरण दीजिए। सार्वत्रिक विलायक का एग्जाम्पल कौन सा होगा? जल होगा। ठीक दोस्तों, सार्वत्रिक विलायक क्या होता है? सार्वत्रिक विलायक क्या होता है दोस्तों? जो सभी में मिल जाता हो, जो सभी में क्या हो जाता हो? घुल जाता हो, उसे क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक। फिर है दोस्तों जल के उपयोग। जल का उपयोग हमारे दैनिक कार्यों जैसे खाना बनाना, नहाना, सफाई करना, पीने के लिए किया जाता है। दोस्तों सभी को मालूम है जल के उपयोग क्या क्या है। जल का उपयोग एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम आता है। जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जल हमारे शरीर में पाचन कार्य में मदद करता है। जल का उपयोग कल कारखानों में होता है। जल का उपयोग पेड़ पौधों, सब्जियों, फलों को उगाने में होता है। फिर है देखो जल चक्र। जल चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। देखो जल स्रोत से जल वाष्पीकरण द्वारा वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। ठीक है दोस्तों, जो जल स्रोत होते हैं, बड़े बड़े जो झीलें होती है, तालाब होते हैं, महासागर होते हैं, वहाँ से क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश है, तापमान है, सूर्य के तापमान से जो जल है उसका वाष्पीकरण होगा। फिर वाष्पीकरण से वो पानी है वो ऊपर उठेगा। ठीक दोस्तों, ऊपर उठता है। जल वाष्प के संघनन से बादल बनते हैं। जो जलवाष्प ऊपर उठेगी उनका संघनन होगा। संघनन मतलब क्या होता है? देखो संघनन क्या होता है? संघनन क्रिया वह होती है जो वाष्प होती है, वाष्प का द्रव में बदलना, द्रव का
जो वाष्प होती है, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। तथा वर्षण द्वारा यानी वर्षा द्वारा जल वर्षा के रूप में पुनः जल स्रोतों में आता है, इसे क्या कहा जाता है? जल चक्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये तालाब है, तालाब से बादल बने, किसके द्वारा? वाष्पीकरण से। फिर वाष्पीकरण, फिर संघनन के द्वारा क्या बने? जो संघनन है, संघनन के द्वारा फिर क्या बना? बादल बने। वाष्पीकरण के द्वारा तो वाष्प बनी, और फिर वाष्प से क्या बना? संघनन क्रिया द्वारा बादल बने, फिर बादलों से फिर क्या हो गई? वापस वर्षा हो गई। इस तरह से पूरा जो जल चक्र है वो चलता रहता है। फिर है गतिविधि नंबर 6। आपको पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से जानकारी होगी कि कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है तथा कुछ स्थानों पर कम वर्षा के कारण अकाल की स्थिति हो जाती है। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ या अकाल की स्थिति हो जाती है तो आप क्या सहयोग करेंगे? शिक्षक एवं विद्यार्थियों से चर्चा कीजिए एवं राहत कार्य में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। राज्य सरकार द्वारा भी कई राहत योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं की जानकारी के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं का निराकरण करने के लिए जल का संग्रह करना अत्यावश्यक है। जल संग्रहण किसे कहते हैं? आओ जानकारी करें। जल संग्रहण, जल को इकट्ठा करना, उसका संग्रहण करना। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कुछ भाग पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होता है। जल का अधिकांश भाग समुद्री जल के रूप में होता है, जिसका सीधा उपयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। उसमें वो पानी खारा होता है, किसके कारण? नमक के कारण। वर्षा की कमी से भौम यानी भूमि जल का स्तर अत्यधिक नीचे चला जाता है। जनसंख्या वृद्धि, वर्षा का असंतुलन, उद्योगों में अत्यधिक जल का उपयोग, जल का अपव्यय आदि के कारण पीने योग्य जल की मात्रा में निरंतर हो रही है कमी होती जा रही है। जल की कमी के कई कारण हो सकते हैं, अतः वर्षा के जल को एकत्रित कर भंडारण करना आवश्यक है, जिससे हमारी जल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। वर्षा के जल को एकत्रित कर भंडारण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जल संग्रहण कहा जाता है। फिर है जल संग्रहण की तकनीक। जल संग्रहण की तकनीक कौन सी है? मकान की छतों पर एकत्रित वर्षा जल को पाइप की सहायता से ज़मीन में बने गड्ढों में ले जाया जाता है। यह जल धीरे धीरे मिट्टी में रिसाव से भौम जल का स्तर बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, पानी को इकट्ठा करेंगे तो कहाँ जाएगा? वो भूमि में। भूमि जो हमारी धरती होती है उसमें अनेक प्रकार की परतें होती है, तो परतों में से रिस के कहाँ पर चला जाएगा? वो नीचे चला जाएगा। भूमि का जो जल स्तर होता है वहाँ पर, और भूमि का जो जल स्तर वो बढ़ जाएगा। फिर है सड़क के किनारों बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा जल का भूमि में सीधा जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को 17.8 द्वारा दर्शाया गया है। ये देखो इस तरह से। फिर है जल का मितव्ययता से उपयोग कैसे करें? देखो, मितव्ययता से जल जो नल है, नल से व्यर्थ पानी न बहाएं। नल से व्यर्थ पानी न बहाएं। पानी के लीक होने को तुरंत ठीक कराएं। कम शक्ति वाली वॉशिंग मशीन का उपयोग करें। नाली को साफ रखें। धीमा फ्लश शौचालय या खाद्य शौचालय का उपयोग करें। ब्रश एवं शेविंग करते समय नल को बंद रखें। शॉवर से नहीं, बाल्टी से नहाएं। आपने जल एवं वायु की आवश्यकता एवं उपयोग के विषय में जाना है। जल एवं वायु के अलावा मृदा भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। आओ जानकारी करें। दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है लास्ट है वो है मृदा। वायु, जल और मृदा टॉपिक का जो हमारा चैप्टर है उसका यही नाम है, और हमारा टॉपिक लास्ट है मृदा। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है तथा जल पोषक तत्वों की पूर्ति कर उनकी वृद्धि में सहायक है। पवन, हवा, जल और जलवायु की क्रियाओं से चट्टानें एवं खनिज के टूटने फूटने तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बने विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग मृदा मिट्टी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मृदा अनेक प्रकार की परतों से बनी है। आओ जानकारी करें।
ये देखो, ये है उसकी परतें, मृदा की परतें हैं। गतिविधि नंबर 7, आसपास के किसी खेत या बगीचे की थोड़ी मिट्टी लीजिए, उसे जल से भरे गिलास में डालिए, पानी को किसी लकड़ी से हिलाइए। अब इसे कुछ समय के लिए स्थिर रहने दीजिए। गिलास के पानी को ध्यानपूर्वक देखिए। गिलास के पानी में इनकी अलग अलग परतें दिखाई देती है। सबसे ऊपर की परत जिसमें सड़े गले पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें ह्यूमस कहते हैं। दूसरी परत जल की, तीसरी मृत्तिका, चौथी परत बालू एवं अंतिम परत बजरी की होती है। तो मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये देखो दोस्तों, इनकी परत दिखा रखी है। देखो, सबसे ऊपर परत है वो तो है कौन सी, ह्यूमस वाली। कौन सी, ह्यूमस। दूसरी परत कौन सी है, जल की। यहाँ पर हमारी जो जल है वो पाया जाता है। तीसरी होती है मृत्तिका, इसको बोलते हैं मृण्मय। चौथी होती है बालू की और अंतिम होती है बजरी की। ठीक है दोस्तों। फिर देखो मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। बलुई मृदा, इस प्रकार की मृदा के कण बड़े हल्के, हवादार व शुष्क होते हैं। फिर है मृण्मय मृदा, इस प्रकार की मृदा के कण सूक्ष्म कण आपस में जुड़े हुए होते हैं। कणों के मध्य वायु कम और जल अधिक अवशोषित होता है। ठीक दोस्तों। ये देखो मृदा है कौन कौन सी, बलुई, मृण्मय और दुमटी। अब हमारी तीसरी प्रकार की कौन सी है, दुमटी। इस प्रकार की मृदा में छोटे व बड़े कण की मात्रा समान होती है। ये कौन सी होती है, दुमटी मृदा। फिर है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण क्या होता है, देखो, प्रकृति में तेज हवाएं एवं बहते जल के द्वारा भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत ढीली मृदा को बहाकर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक दोस्तों। ये कब होता है, जब तेज़ बारिश आती है, तेज़ हवाएं चलती है तो क्या होती है, मिट्टी उड़कर वहाँ से चली जाती है। ठीक दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है, मृदा का अपरदन। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा का संरक्षण करना अति आवश्यक है। मृदा संरक्षण हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। कौन कौन से, उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना चाहिए। फसल को काटते समय जड़ों को मिट्टी में रहने देना चाहिए। खेतों के चारों ओर बायोफेंसिंग यानी जैविक बाड़ करनी चाहिए। ठीक दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एक बार इसको देख लेते हैं, आपने क्या सीखा। वायु के घटक कौन कौन से हैं, देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें। अन्य गैसें कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। वायु स्थान घेरती है। वायु में भार भी होता है। वायु दाब भी डालती है। ये वायु के गुण हैं। ऑक्सीजन जीव जंतु के श्वसन एवं पदार्थों के ज्वलन के लिए सहायक है। वायु के चारों ओर पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के विनिमय के लिए पेड़ पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जल के प्रमुख स्रोत समुद्र, वर्षा, कुआं, तालाब, नदी, बावड़ी, झील, झरने, हैंडपंप आदि। प्रकृति में जल सीमित मात्रा में है। फिर है नेक्स्ट, वर्षा के जल को एकत्रित एवं भंडारण करने की प्रक्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। मृदा के 3 प्रकार बलुई, मृण्मय और दुमटी होते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर व प्रतापगढ़ जिले में पवन चक्की द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों की कटाई, वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। देखो दोस्तों, इनकी क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। सजीव श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे जो कक्षा नंबर 6
17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और जो साइंस का सिलेबस है ये भी पूरा हो चुका है, क्योंकि इसमें 17 ही चैप्टर हैं। और कल से हम जो कक्षा 7th क्लास की साइंस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को लेकर। ठीक दोस्तों, तो इनके जो क्वेश्चन है ये हम आज ही देख लेते हैं। देखो, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा होता है? 3/4। सजीव श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? दोस्तों आप सभी को मालूम है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे कौन सी ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान? पेड़ पौधे ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो दोस्तों 21% ऑक्सीजन की, 78% नाइट्रोजन की, तो कितनी हो जाएगी? 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03। और इसके अलावा जो भी गैस है 0.97 गैस है, वो कौन सी है? अन्य गैस हैं वो हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, पूरा चैप्टर है वायु, जल एवं मृदा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की साइंस और उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।